तुष्टीकरण की राजनीति और सत्ता के अहंकार में डूबे लोगों को आज बहुत बड़ा झटका लगा है। ठीक सुना आपने। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के भतीजे टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के अवैध साम्राज्य पर आखिरकार कानून का बुलडोजर चल ही गया। जी हां, वही अभिषेक बनर्जी जो खुद को कानून के ऊपर समझते थे, आज उनके 5 मंजिला अवैध दफ्तर को जमींदोज करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बुलडोजर साफ तौर पर गरज रहे थे। आपको बता दें कि यह आलीशान दफ्तर बिना किसी मंजूरी के नियमों को ताक पर रखकर एक समय में खड़ा किया गया था। प्रशासन ने एक बार नहीं बल्कि कई बार नोटिस भी भेजा, लेकिन सत्ता के नशे में चूर इस खास लोगों ने नोटिस को साफ तौर पर रद्दी का टुकड़ा समझ लिया और कोई जवाब तक नहीं दिया। इन्हें लगता था कि बंगाल में इनकी मर्जी ही कानून है, लेकिन आज शनिवार को जब प्रशासन का बुलडोजर चला तो इनका सारा घमंड चूर चूर हो गया। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात है, क्योंकि अवैध निर्माण पर कार्रवाई होते ही आपको बता दें कि घुसपैठियों के हमदर्द और राजनीति में साफ तौर पर जो खलबली है वो मच रही है और कुछ लोग जबरदस्ती मचा भी रहे हैं। अब इस पर सियासत सुलग उठी है, रोना धोना शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सांसद होने से किसी को अवैध निर्माण का लाइसेंस मिल जाता है? दूसरों के घरों पर राजनीति करने वालों को अपने अवैध दफ्तर पर कार्रवाई से मिर्ची आखिरकार क्यों लग रही है? क्या बंगाल में अब दीदी राज नहीं, देश के कानून का राज जो है वो चलने जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान जो है वो अब से कुछ ही देर में बस हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से इस 5 मंजिला इमारत को जमींदोज किया गया है उसके बाद साफ तौर पर आपको बता दें कि ये एक संदेश बाहर गया है कि अवैध निर्माणों पर इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के बाद अलग अलग राज्यों में कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। फिलहाल ग्राफिक्स के माध्यम से हम तमाम जानकारियां आप तक साझा कर रहे हैं। बता रहे हैं कि बिना मंजूरी के ये खड़ा किया गया था 5 मंजिला दफ्तर। प्रशासन ने कई बार नोटिस भेजा था, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। सत्ता के नशे में चूर नेताओं का अहंकार अब चकनाचूर साफ तौर पर हो चुका है। कार्रवाई के बाद सुलग उठा बंगाल। भारी पुलिस बल की तैनाती इस समय भी, जब हम ये डिबेट करने जा रहे हैं, इस समय भी आपको बता दें कि प्रशासन हर तरफ मुस्तैद है, हर एक चीज पर नजर बनाया हुआ है। लेकिन जैसे ही बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद से लगातार कई सारे परिवर्तन जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। आपको ये भी हम जानकारी दे दें कि जैसे ही इस मामले पर एक्शन लिया गया उसके बाद से ही टीएमसी नेताओं की हल्की फुल्की प्रतिक्रियाएं जो है वो साफ तौर पर सामने आने लगी। उनकी तरफ से तमाम रोना धोना भी यहां पर देखने को मिला, लेकिन बीजेपी सरकार ये साफ कर चुकी है और प्रशासन भी ये साफ कर चुका है कि अवैध कब्जे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगे। जहां पर अवैध कब्जे हैं उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। टीएमसी सरकार में 5 मंजिला इमारत तो जरूर खड़ी हुई थी। उस समय अभिषेक बनर्जी को लगा था कि कानून उन्हीं का है, राज उन्हीं का है, तो परेशानी नहीं आएगी। लेकिन समय बदला, सत्ता बदली और अब कानून के हिसाब से ही इस पूरे मामले पर एक्शन भी फिलहाल लिया गया है। आप कुछ खास मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि अब स्थिति क्या बन रही है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट है श्याम प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। परमहंस सिंह जी हैं, प्रदेश महासचिव कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक प्रियदर्शनी रंजन जी है हमारे संग, आपका भी रंजन साहब मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता के साथ ही मैं करना चाहूंगा श्याम जी, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता का परिवर्तन हुआ उसके बाद से लगातार कई सारी चीजों में परिवर्तन हम महसूस कर रहे थे, देख भी रहे थे, जिसके वीडियोज भी सामने आ रहे थे। अब 5 मंजिला इमारत जैसे ही जमींदोज की गई उसके बाद लगातार टीएमसी नेताओं में साफ तौर पर यह कौतूहल का विषय तो बन ही गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदरूनी बेचैनी अब खुलकर सामने आ रही है। यह साफ तौर पर संदेश है कि इसी तरीके से चाहे वो कोई भी हो एक्शन लेगी बीजेपी सरकार। पिछले जो गवर्नमेंट थी वो जनता की गवर्नमेंट नहीं थी, वो फुआ और भतीजे की गवर्नमेंट थी। और वो उन्होंने भतीजा तो ऐसे ही सोच लिया था, वो जो चाहे वही करेंगे, बंगाल उनका है, उनके मर्जी माफिक चलेगा, जितना भी अवैध कारोबार हो, अवैध बिजनेस हो, सब वो करते थे। ऐसे ही ये उनके पार्टी ऑफिस हो या उनके रंग महल हो, या यही से जो विरोधी राजनीति करते थे, बल्कि हम लोग तब जो हम लोग करते थे, हम लोग को जितना टॉर्चरिंग होना चाहिए वो यहीं से बैठ के ये सब जगह से ब्लूप्रिंट वो बनाते थे। तो ये अवैध उन्होंने कहीं से कानूनी परमिशन नहीं लिया हुआ,
जितने भी उनके ऑफिस है और कालीघाट के जहां पे अपने घर है उनके साइड में 35 ऐसे भी प्लॉट है जो जबरदखल किए हैं उन्होंने, डरा के धमका के अवैध तरीके से बोल दिया गया है। तो ऐसे पूरे बंगाल में टीएमसी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, सदस्य हो, सबने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया है। इसी के विरुद्ध में जाके बंगाल के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है और भारतीय जनता पार्टी ये पहले से तय की थी, हमने एजेंडे में बताया था किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो अवैध कारोबार में जुक्त थे, जो अवैध कारोबारी बिल्डिंग बने हुए सबको बुलडोज किया जाएगा। और देखिए हम कानून के दायरे में रह के सब हम तोड़ेंगे, सबको हटाएगा। जितनी इलीगल बिल्डिंग है सबको तोड़ा जाएगा, जितने अवैध कब्जे है सबको हटाया जाएगा। बंगाल की जनता ने जिसने हमको चुना है, हम बंगाल के जनता के राय पे 100% खड़े उतरेंगे। बिल्कुल। एक तरफ तो टीएमसी पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है, अब दूसरी तरफ अवैध कब्जे भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं। परमान सिंह जी, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? पहले मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, उसके बाद ही सवाल पूछूंगा। ये एक बदले की राजनीतिक भावना है और बदले की कार्यवाही की जा रही है। जब तक वो सत्ता में थी उनका ऑफिस आबाद रहा, अब वो सत्ता से बाहर है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बदले की भावना से कार्यवाही कर रहे हैं। ठीक है, बस ये इतनी राय जानना ही बहुत है। मैं इसी वजह से आपसे पहले राय जानना चाह रहा था कि मैं जानना चाह रहा था कि आप कहेंगे क्या। अब बदले की भावना यहाँ पर साहब कहां से आ गई? यहाँ तो अवैध कब्जा था, उस पर एक्शन हुआ है, तो इसमें बदला कहां से आ गया? चले कानूनी नोटिस देना चाहिए। आपने सुना नहीं? मैंने जब शुरुआत की तो मैंने बताया कि कितनी बार नोटिस दिया, जवाब कुछ मिला नहीं। जवाब दिया गया है सर, उसका जवाब भी दिया गया, मैटर कोर्ट में भी गया हुआ है, लेकिन अब ये कुछ क्योंकि सत्ता है, सत्ता के आगे शानपण बेकार होता है। मतलब कोर्ट के आदेश, बिना कोर्ट के आदेश के कोई एक्शन ऐसे ही हो जाएगा, सरकार बिल्कुल मनमर्जी कर देगी। ठीक है, पहले की सरकार जरूर करती थी, अवैध कब्जे पर 5 मंजिला इमारत पूरी चिनवा दी। अभी की सरकारें कर रही है, पहले की सरकारें नहीं करती थी। पहले की सरकारें तो यानी कि आपका और आपकी पार्टी का ये मत है कि अवैध कब्जा करो, अगर दूसरी सरकार सही कार्रवाई करती है तो देखिए वो बदले की भावना से काम कर रही है। नहीं, हमारी सरकार का ये मत नहीं है। अगर अवैध है तो कार्रवाई होनी चाहिए, वैध है तो उसे सुनना चाहिए, सुनने के बाद ही कोई एक्शन लेना चाहिए। मैं समझ गया। मैं राजनीतिक विश्लेषक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रंजन जी, आप किस तरीके से इसको समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए बीजेपी प्रवक्ता को भी आपने सुन लिया, कांग्रेस के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि तो बदले की भावना से है, और साहब ये तो वैध जमीन, वैध बंगला था, माफ कीजिए वैध दफ्तर था और सब कुछ सही था, लेकिन अब बीजेपी आ गई तो तोड़वा दिया। नहीं, ऐसा है कि अगर वैध था तो ये कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट है ना, भारत में न्यायपालिका जिंदा है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तो है नहीं कि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म सी हैं, यहाँ जो मन में आए सरकार कर लेगी। नहीं, सरकार सब कुछ नहीं कर लेगी। आपके पास एक अधिकार है न्यायालय में जाने का। इसका मतलब आप न्यायालय में नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें बहुत बड़ा राजनीतिक मैसेज है जिसको समझने की ज़रूरत है। मैसेज ये है कि वही अभिषेक बनर्जी हैं जो सबसे ज़्यादा चुनाव के दौरान अमित शाह पर हमलावर होते थे, व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणियां की हैं, निकम्मा कहा, देश का सबसे निकम्मा गृह मंत्री अमित शाह को कहा था अभिषेक ने। और भी चीज़ें उन्होंने कहा था कि सुरक्षा घेरे से बाहर पब्लिक में आकर के अमित शाह को देखना चाहिए क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने कही थी। तो अब जब अमित शाह की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे एक मैसेज भी देने की कोशिश है कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी की शैली क्या है। एक तरफ अमित शाह पर जो व्यक्तिगत आरोप लगाए थे या जिस तरीके से व्यक्तिगत अदावत की शुरुआत हुई थी अभिषेक बनर्जी और अमित शाह के बीच, उसका भी कहीं ना कहीं इसमें गुणाभाग आप देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मैसेज दे रही है कि आने वाले दिनों में इसी हनक के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार चलेगी। जिस तरीके से चीज़ें पश्चिम बंगाल में थी, ये ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी भी कुछ कर नहीं पाएगी, झुक करके चलेगी या सरकार सिर्फ चलाती हुई रहेगी, उस तरीके से कुछ कर नहीं पाएगी। और ऐसा दिख भी रहा था। टीएमसी कार्यकर्ताओं का जो अंदाज था, देह हट करके चल रहे थे, लगातार उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानने को तैयार ही नहीं है।
लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि सरकार क्या चीज होती है। बिल्कुल जी, कहीं ना कहीं स्थिति वही बन रही है। मैं जो कह रहा था ना कि भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है वो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बताने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आज से पहले कभी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बनी थी। तो वहाँ की जनता को पता नहीं है ना कि भारतीय जनता पार्टी किस स्टाइल में शासन करती है। वो भारतीय जनता पार्टी अभी बता रही है कि देखिए भैया, हमारा ये स्टाइल है, हम इस स्टाइल में शासन करते हैं, कानून मेरे लिए सर्वोपरि है, और बुलडोजर जिसकी चर्चा बार बार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, वहाँ पर बुलडोजर का आना स्वाभाविक सा आज की तारीख में लगता है। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की थी और आज कमोबेश सभी राज्यों में आप देखिए वहाँ की जितनी भी सरकारें हैं गैर कानूनी कार्यों पर बुलडोजर चला करके ठीक करने की कोशिश करती है। बिहार इसका नमूना बना है, बगल में पश्चिम बंगाल के बगल में असम है, वहाँ पर किस तरीके से हिमंता बिश्व शर्मा पिछले कुछ वर्षों से सरकार चला रहे हैं, सबके सामने है। वही नज़ीर पेश करने की कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पश्चिम बंगाल में हो रही है, असम से प्रेरित होकर के। असम में चूँकि असम और पश्चिम बंगाल दोनों जियोग्राफिकली एक जैसे स्टेट हैं, वहाँ का डेमोग्राफी भी करीब करीब एक जैसा है, और दोनों राज्यों में अभी एक शैली के नेता हैं। जिस तरीके से हिमंता बिश्व शर्मा अपने विरोधियों को बुलडोज करने के लिए जाने जाते हैं, राजनीतिक तौर पर बुलडोज मैं कह रहा हूँ, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल की नई नवेली सरकार के मुखिया भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल इसमें यह भी खड़ा होता है, ये तो आपने बीजेपी का मुझे बता दिया, अब कांग्रेस के नेता तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि तो बदले की भावना है और नोटिस देना चाहिए था, कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए था, कोर्ट में मैटर है, तो ऐसे कैसे तोड़वा दिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि भाई अवैध कब्जे करो, आप सब कुछ सही है, लेकिन तोड़ोगे तो आपकी सरकार गलत है। शर्मा जी, एक चीज समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस इतना बैटिंग क्यों कर रही है टीएमसी का। भाई चुनाव के दौरान तो इन लोगों की खुली अदावत थी। ये कांग्रेस ने टीएमसी पर न जाने कितने आरोप और कौन कौन से आरोप लगाए हैं। टीएमसी वालों ने भी अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं कांग्रेस के बारे में क्या क्या भला बुरा जो कुछ भी एक कहना है सब कुछ कहा। राहुल गांधी के नेतृत्व पर सबसे ज्यादा सवाल किसी ने खड़ा किया तो यही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने, यही टीएमसी एंड फैमिली ने खड़ा किया। इसके बावजूद ये समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस आखिर किन कारणों से, क्या लालच है जिसकी वजह से टीएमसी की बैटिंग कर रही है। ये सवाल पूछ ही लेता हूं मैं, बताइए इसका जवाब मैं चाहूंगा परमांश जी। ऐसी क्या कारण है कि टीएमसी की आप बैटिंग यहां पर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये तो वैध था, अवैध करके और बदले की भावना से तोड़वा दिया गया। देखिए, हमारा कोई लालच नहीं है, हमारा एक गठबंधन है, हम गठबंधन के तहत बात करते हैं। हम इनकी तरह तोड़ फोड़ की राजनीति वाली बात नहीं करते हैं। इन लोगों का तो काम है तोड़ना फोड़ना, नफरत की आग झोंकना। ये लोग मोहब्बत की बाजार नहीं इकट्ठा करते हैं, ये लोग नफरत की बाजार इकट्ठा किए हैं। नहीं तो अगर अवैध कब्जे को हटाया तो वो नफरत हो गई। सर अवैध था कहाँ? अवैध तो पहले सिद्ध कर देते कि अवैध था। तो अगर वैध था तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी खामोश क्यों बैठे हुए हैं? फिर नोटिस आए तो नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया? अगर कोई वैध संपत्ति आपकी तोड़ेगा तो आप चुप बैठे रहेंगे क्या? सर समय देना चाहिए ना। समय दिया तो सर आप मान क्यों नहीं रहे? कितने नोटिस दिए गए हैं, नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। जब ये एक्शन हुआ है प्रशासन कोई ऐसी कार्रवाई कर देगा क्या? अगर ऐसा था तो नोटिस वहां चस्पा करना चाहिए था जिससे दुनिया। नोटिस भी चस्पा हुआ है, नोटिस दिए भी गए हैं और कई बार दिए गए हैं। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, कोई जवाब नहीं दिया गया। या तो मुझे लग रहा है आपको पूरी जानकारी नहीं है इस मामले की। नहीं, जानकारी पूरी हमारे पास है कि उन्हें कोई जानकारी दी ही नहीं देगी। आपको कैसे पता? अभिषेक बनर्जी ने फोन किया था कि आपको? अभिषेक बनर्जी फोन कर रहे थे कि परमांश जी देखिए मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया है, कोई नोटिस नहीं दिया गया है और आप इस पे बैटिंग कीजिए। अब सर ये जो आपके विश्लेषक महोदय हैं, हो सकता है इनके पास काफी अच्छा नॉलेज और ज्ञान है, लेकिन आप जो राजनीतिक विश्लेषक लाते हैं तो क्या वो निष्पक्ष लाते हैं या भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को लाके बता देते हैं? तो अब ये आरोप कैसे लगा रहे हैं आप? नहीं, ये आरोप कैसे लगा रहे हैं आप? ये आरोप कैसे लगा रहे हैं? जो राजनीतिक विश्लेषक अभी इस वक्त मौजूद है, जो वो देख रहे हैं वो बता रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मेरे तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ वो बात कर रहे हैं।
अब आपके इसी कानों में अगर निष्पक्षता बीजेपी होती आरएसएस घूमेगा तो कोई क्या कर सकता है इसमें? इसमें निष्पक्षता होती ही नहीं, जो विश्लेषक आते हैं आपके। अरे जब आप अवैध को वैध साबित करने के लिए यहां पर तुले हुए हैं पिछले 20 मिनट से, तो आप तो रंजन साहब को भी कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम ये आपसे जानना चाहते हैं। तो मैंने जवाब दे तो दिया, निष्पक्षता के साथ वो काम कर रहे हैं अपना। हम सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं। मैंने जवाब दिया, निष्पक्षता के साथ काम है। वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं या गैर राजनीतिक दलों से आते हैं? अच्छा, मैं वो खुद ही जवाब दे देंगे, बेहतर देंगे रंजन जी। इनका कहना बड़ा आश्चर्यचकित करता है, इसलिए आश्चर्यचकित कर रहा है कि जब मैंने सवाल खड़ा किया कि भारतीय में ये टीएमसी पर आरोप कांग्रेस ने कितने लगाए और कितने कांग्रेस ने टीएमसी पर आरोप लगाए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, इस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। यहाँ से अगर निष्पक्ष जवाब ये दे पाते तो शायद मैं मानता कि ये निष्पक्ष हैं और मेरी निष्पक्षता कटघरे में है, लेकिन खुद ये जो जवाब दे रहे हैं गोल मटोल, मेरे ऊपर सवाल खड़ा करके ये बच नहीं सकते। आखिर क्या कारण हुआ? कितने दिनों, ज़्यादा नहीं, महीने दिनों के भीतर टीएमसी और कांग्रेस के सुर बदल गए हैं। दोनों के बीच में एक सुर लग रहा है, दोनों साथ में बैठ नहीं सकते थे। ममता बनर्जी और राहुल गांधी एक मंच को साझा करने को तैयार नहीं थे। इंडिया ब्लॉक के भीतर दोनों एक दूसरे से दूरियां बना रहे थे। इंडिया ब्लॉक के भीतर सबसे ज्यादा राहुल गांधी को कोई चुनौती दे रहा था तो ममता बनर्जी दे रही थी। क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? तमाम कांग्रेसी नेताओं पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमले किए, क्या ये गलत है? ये बताएं। तभी अटल जी की सरकार में भी टीएमसी भागीदारी थी, इसको नकारिए नहीं। ये भी भागीदार थी, ये भी आपकी सहयोगी पार्टी थी, इसे नकारा नहीं जा सकता। तो अब ये मुद्दा कहां से आ गया? ये मुद्दा कहां से आ गया? आप ये बताएं साहब, जो वो विरोध की बात कर रहे थे मैं उस पर कहा हूँ। तो आखिर किन कारणों पर, किन्हीं शर्तों पर भारतीय जनता पार्टी को कोर्स नहीं है, वो उनका घर गिरा रहे हैं, नहीं, तो कभी इनके सहयोगी रहे हैं। एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी के साथ किन्हीं शर्तों पर तो तालमेल हुआ था ना टीएमसी का। आखिर किन शर्तों पर आपका तालमेल हो गया है आज की तारीख में? चलिए अपनी शर्त ही बता दीजिए। आप जो इतनी बैटिंग कर रहे हैं, जो अवैध को वैध कर रहे हैं, आप साबित कर रहे हैं पिछले 20 मिनट से, इतनी बैटिंग क्यों कर रहे हैं, यही बता दीजिए। और अगर कागजात हो इस प्रॉपर्टी के तो वो भी दिखा दीजिएगा, आपके पास कोई फोटोकॉपी आ गई हो तो दिखा देंगे, अगले डिबेट में दिखा देंगे। ठीक है श्याम जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। अब देखिए, रंजन जी को तो सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर परमहंस जी, अब अवैध संपत्ति को वैध बता रहे हैं कि भाई आपकी सरकार ने जबरदस्ती तोड़ दिया, बिना नोटिस दिए, नोटिस चस्पानी किया। बताइए। अगल बगल भी तो मकान अभी प्रवान जी बैटिंग करेंगे, क्योंकि अभी तो बंगाल में उनका कुछ है नहीं, तो अगर टीएमसी टूट रही है तो टीएमसी कुछ अगर ले जा सके तो टीएमसी के जो विधायक भी है उनको भी लगता है कांग्रेस में जाना ठीक नहीं है। वो जिस पार्टी के कुछ नहीं वहां पे जा रहे हैं, तो ये लोग जाके ममता जी से भी भेंट करते हैं, अभिषेक बनर्जी से भी राहुल जी भेंट करते हैं। मीडिया में हम लोग देखे हैं, आप ही लोग खबर सामने लाए थे, लोग भेंट हो रहा है, बात हो रहा है, ममता का सपोर्ट कर रहा है राहुल जी। तो ये लोग अपने आप में सब जितने हैं ना, जो इंडी के जोट के जितने हैं, तो बाहर कुछ दिखाते और है, अंदर से कुछ करते और है। इन लोग के लिए अवैध जो है वही इन लोग का वैध है। अगर कानूनी कोई कार्रवाई होगी तो उनमें इन लोगों को गलत लगेगा। ये लोग तो पहले कानून मानते नहीं है, ममता जैसे कानून नहीं मानती थी, ममता को फिर भी ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन चुनाव के बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया मैं लेना चाह रहा हूं रंजन जी से। रंजन जी, अब अवैध को वैध बता रहे हैं, आप पर बीजेपी के सपोर्टर होने का आरोप लगा रहे हैं, कहां की बातें कहां मोड़ रही है कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर जो नेता हमारे संग बैठे हुए हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, इतनी खुलकर बैटिंग क्यों कर रहे हैं? जमीन जा रही है, कांग्रेस को अब लगने लगा है कि अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ 20-25 सालों तक शासन करेगी ही करेगी। जिस तरीके का माहौल है, तो डूबते को तिनका का सहारा दोनों को लग रहा है, कांग्रेस को भी लग रहा है और टीएमसी को भी लग रहा है कि हम लोग तो डूबे। कांग्रेस तो पहले ही डूब चुकी है, टीएमसी अभी डूबी है, लेकिन दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। अब दोनों को लग रहा है कि किसी तरीके से दोनों का हाथ पकड़ करके कुछ मजबूती पश्चिम बंगाल में पाया जाए।
यानी कि थोड़ा सहारा लेने की कोशिश साफ तौर पर कांग्रेस कर रही है, आपका कहना है। बहरहाल अब समय कम है, आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। साफ तौर पर आपने देखा भतीजे पर भारी है बुलडोजर, एक्शन लगातार चल रहा है, लेकिन कांग्रेस जरूर टीएमसी के लिए बैटिंग करती नजर आ रही है। ये सोचने का विषय है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।